वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक तिनका। ये हमारी बेटा ये एक कविता है। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें एक तिनके के बारे में बताया गया है कि एक तिनका क्या करता है, क्या उसका काम होता है। तो कैसे हमें तिनके के बारे में कविता को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम कविता शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता के हमारे कवि कौन हैं, और फिर हम इसका काव्यांश पढ़ेंगे और फिर आगे हम कविता पढ़ेंगे और फिर इस कविता को समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी इस कविता के कवि कौन हैं। हमारी इस कविता के कवि हैं हरिऔध सिंह। कौन है बच्चों? हरिऔध, यानी कि हरिऔध जी ने इस कविता को लिखा है। चलिए हम एक बार इसका काव्यांश पढ़ते हैं, फिर हम कविता पढ़ के कविता को समझते हैं। एक तिनका कविता में, यानी कि जो एक तिनका हमारी कविता है उसमें कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड ना करने की प्रेरणा दी है। यानी कि जो हमारे हरिऔध जी हैं, इन्होंने कविता लिखी है, तो उन्होंने कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है, कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो अपनी बॉडी का है, खूबसूरती का है, अपनी पढ़ाई का है, किसी भी चीज़ का है बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें हमें हरिऔध जी ने यही प्रेरणा दी गई है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता के अनुसार एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होते हैं, तभी उनकी आँख में एक तिनका गिर जाता है। यानी कि जब इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है, इस कविता में हमें बताया है, यानी कि वो एक दिन बड़े ही घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर यानी कि छत पर खड़े होते हैं। मुंडेर वही होती है बच्चों जो थोड़ी छत से बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है ना, जैसे हम आजकल के उसमें हम बालकनी बोल देते हैं। रूम के बाहर जो बालकनी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम मुंडेर बोलते हैं। एक दिन वो अपने बड़े ही घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होते हैं और तभी उनकी आँख में एक तिनका चला जाता है। इनकी उनकी आँख में जैसे कोई तिनका होता है ना, छोटा सा टुकड़ा, किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा उनकी आँख में चला जाता है। और आँख में देखो बच्चे, जैसे कि हमारी आँख में कुछ भी जाता है तो मच्छर भी घुस जाए, कभी मिर्ची भी लग जाती है। अगर हमारी आँख में कुछ भी लगता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, आँख से पानी आता है, आँख लाल भी हो जाती है। तो हमारी आँख में कुछ भी जाने पर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आँख में तिनका गिर जाने के बाद उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और जैसे तैसे तिनका उनकी आँख से निकल जाता है, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके तिनका उनकी आँख से बाहर निकल जाता है। और तिनके के निकलने के साथ साथ ही कवि के जो मन का घमंड होता है वो भी बाहर निकल जाता है। उन्हें सरल जीवन जीने का महत्व समझ आ जाता है। जैसे कि फिर वो थोड़ी सी मेहनत करके, कुछ कोशिश करके तिनके को अपनी आँख से बाहर निकालता है। जैसे ही वो तिनके को बच्चों बाहर निकालता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे तिनका उनकी आँख से बाहर निकलता है, ऐसे ऐसे ही उनके जो मन में घमंड था, उनके जो एटीट्यूड था, घमंड का मतलब होता है बच्चों जो हम एटीट्यूड, यानी कि उनके जो मन में घमंड था वो भी साथ के साथ बाहर निकल जाता है। और उन्हें अपना सरल जीवन यानी कि सादगी का जीवन में, उन्हें जो सरल जीवन है, सादगी का जीवन है, बिना घमंड का जो जीवन है उसे जीने का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारी कविता। हमने इसका काव्यांश पढ़ लिया है। चलो बच्चों, अब हम आगे एक बार कविता पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि कविता में हमें क्या बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों,
चलिए आगे हम कविता शुरू करते हैं। और इसमें हमारा पहला पद है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखो बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखो बच्चों, इन लाइनों का हमें क्या मतलब बताया गया है, क्या अर्थ बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में यानी कि प्रस्तुत लाइनों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि एक दिन घमंड में भरा ऐठा हुआ, यानी कि घमंड में भरा हुआ, यानी कि मेरे मन में घमंड था, यानी कि मैं घमंड से भरा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, यानी कि जब मैं एक दिन घमंड से भरा हुआ अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक यानी कि अचानक से ही, एकदम से ही, दूर से उड़ता हुआ, जैसे कि हवा चल रही थी तो हवा के ज़ोर से दूर से उड़ता हुआ कोई एक छोटा सा तिनका मेरी आँख में आकर चल जाता है, यानी कि मेरी आँख में घुस जाता है। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि एक दिन मैं अपनी घर की मुंडेर पर बहुत ही घमंड में खड़ा हुआ था। यानी कि किस चीज़ का उसे घमंड था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मेरी आँख में कुछ, मुझे कितनी भी हवा चले, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी भी प्रकार का उसे घमंड हो सकता है। तो अपने घर की छत पर घमंड में खड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, हवा चली हुई थी और दूर से कोई एक छोटा सा तिनका उड़कर आया और उसकी आँख में जा घुसा, उसकी आँख में चला गया। इन पंक्तियों में तो हमें यही बताया गया था। चलिए बच्चों, एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे एक दिन बड़े ही घमंड में भरे हुए अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे। यानी कि इन पंक्तियों में, इन लाइनों में कवि ने हमें बताया है कि वह एक दिन बड़े ही घमंड में भरे हुए अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे। अचानक उसी समय एक तिनका उड़कर आया और उनकी आँख में चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे पद पर चलते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। देखो बच्चों, ये था हमारा पद नंबर 2। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि जब कवि की आँख में तिनका चले जाने के बाद उसकी क्या दशा होती है, इसमें हमें इस बारे में बताया गया है। इनकी जब कवि की आँख में तिनका चला जाता है तो तिनका चले जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है, उनकी क्या दशा होती है, उसके बारे में हमें बताया है। कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा कि आँख में तिनका चले जाने के बाद मैं एकदम गुस्से से हो गया, यानी कि झिझक सा उठा कि मुझे क्या हो गया है, एकदम बेचैन सा हो गया, मुझे चैन नहीं आ रहा था। लाल होकर आँख भी दुखने लगी और तिनके के कारण जो मेरी आँख है वो भी लाल हो गई और मेरी आँख दुखने लगी और मेरी आँख में दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे और लोग कपड़े का उपयोग करके
उनकी आँखों से तिनका बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। यानी कि जब जैसे वो एकदम चिल्लाया, झिझक उठा, बेचैन सा हो गया, तो जो उसके आसपास के लोग थे, जो उसके पास थे, वो आए और उसकी जो आँख है वो लाल हो गई थी और दुखने लगी थी। लेकिन उन्होंने एक कपड़ा लेकर और कपड़े की सहायता से उनकी आँख में से जो तिनका है वो बाहर निकालने की कोशिश की। ऐंठ बेचारी दबे पाँव दागी, और जैसे जैसे तिनका बाहर निकालना चला गया, ऐसे ही जो मेरी घमंड था, मेरी ऐंठ थी, वो एकदम ऐसे दबे पाँव भागी कि जैसे वो कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। ये था हमारी पद नंबर 2। चलिए बच्चों, एक बार हम तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों ने कवि ने उनकी आँख में तिनका जाने के बाद उनकी हालत का वर्णन किया है। यानी कि जब आँख में तिनका चला जाता तो उनकी क्या हालत होती है, उसके बारे में हमें बताया गया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। यानी कि जैसे उनकी आँख में तिनका चला गया है तो उसे क्या हुआ, बड़ी बेचैनी हो गई। वो झिझक उठा और उसकी आँख लाल हो गई और आँख में दर्द हो गया, यानी कि आँख दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, और इस दौरान जैसे जैसे तिनका बाहर निकलता गया, ऐसे ही उनका जो घमंड है वो भी ख़त्म होता चला गया। यानी कि उनका घमंड भी चला गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पद नंबर 2। अब चलते हैं हम पद नंबर 3 पर। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चलिए बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ तुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चलिए बच्चों, इन पंक्तियों का, इन लाइनों का मतलब समझते हैं कि हमें इन पंक्तियों में, इन लाइनों में क्या बताया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने, यानी कि जो हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, जो हमें ये लाइनें दी गई हैं, इन पंक्तियों में कवि ने तिनका निकल जाने के बाद, जब उनकी आँख से तिनका निकाल देते हैं लोग, तो तिनका निकल जाने के बाद जो उनकी हालत है, जो उनकी दशा है, उनके बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, सॉरी चलो, उनके बारे में हमें बताया गया है। जानते हैं कि क्या बताया है। कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, यानी कि इन लाइनों में कवि ने हमें बताया है कि जैसे तैसे इनकी आँख से तिनका निकल जाता। जब किसी डब से निकल तिनका गया, यानी कि किसी डब से, यानी कि किसी भी कोशिश से, किसी भी कारण से जब तिनका बाहर निकल जाता है, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिया। यानी कि जो मेरी समझ थी, जो मेरी सोच थी, यानी कि जो मैं अपने दिमाग में बातें सोचता था, जो मेरी समझ थी, तो उसने मुझे समझाया, उसने मुझे बताया कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तूने किस बात का, तुझ में इतना घमंड था कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तुझे किस बात का इतना घमंड था, जो तू इतने घमंड में रहता था, इतना ऐठा हुआ रहता था। तो मेरी सोच ने, मेरे समझ ने, मेरे दिल और दिमाग ने मुझे ये समझाया कि तुझे किस बात का इतना घमंड था, जो हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तो तुझे घमंड था किस बात का, तेरे लिए तो सिर्फ एक तिनका ही बहुत है। एक छोटे से तिनके ने तो तेरी ये हालत कर दी, तेरा घमंड दूर कर दिया। लेकिन जब ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी सृष्टि है, अगर ये सब कुछ तेरे साथ करने लगेगी तो तेरे साथ क्या होगा, क्योंकि एक छोटे से ही तिनके ने तेरी आंखें खोल दी और तेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। तो तुझे किस बात का इतना घमंड था कि तेरे आगे तो एक छोटा सा तिनका भी नहीं टिक पाया। तू एक छोटे से तिनके के आगे भी नहीं टिक पाया, एक छोटे से तिनके ने ही तेरा घमंड तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पद नंबर 3।
साथ ही इन पंक्तियों के द्वारा, यानी कि जो हमें ये तीनों पंक्तियाँ पढ़ाई गई हैं, हमने तीनों पंक्तियाँ पढ़ी हैं, इन तीनों पंक्तियों के द्वारा हमें कवि ये संदेश देना चाह रहे हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य का घमंड चूर करने के लिए एक तिनका भी काफ़ी होता है, यानी कि मनुष्य का घमंड चूर करने के लिए हमें किसी बड़ी से बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी भी इंसान में, किसी भी मानव में किसी भी तरह का घमंड होता है तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ की सहायता से ही छोटी सी चीज़ भी उसका घमंड तोड़ सकती है। ये था हमारा पद नंबर 3। जैसे कि बच्चों हमने तीनों पद पढ़े हैं। पहले पद में तो हमें क्या बताया गया था कि जो कवि है वो अपने घर की मुंडेर की छत पर खड़े हैं, क्योंकि उसमें उस समय बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपने घमंड के साथ छत की मुंडेर पर खड़े होते हैं और अचानक से जो एक तिनका है वो उनकी आँख में जा चला जाता है। ये तो तब बताया गया था बच्चों हमारे पद नंबर 1 में। और हमें पद नंबर 2 में क्या बताया है कि जब कवि की आँख में तिनका चले जाने के बाद उनकी जो दशा हुई है, उनकी जो हालत हुई है, उसके बारे में बताया गया है कि तिनका आँख में चले जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनकी आँख भी दुखने लगती है। वो झिझक उठता है, सोचता है कि ये एकदम से मेरी आँख में क्या चला गया, तो वह झिझक उठता है, उसकी आँख दुखने लगती है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। और फिर जैसे जैसे करके लोग कपड़े की सहायता से उसकी आँख से जैसे ही तिनका बाहर निकालते हैं, ऐसे ऐसे उसका घमंड भी चूर हो जाता है। ये तो हमें पद नंबर 2 में बताया था। अब हमें पद नंबर 3 में क्या बताया है कि जब किसी डब से, यानी कि किसी भी सहायता से, किसी भी कोशिश के कारण जब उसकी आँख से तिनका निकल जाता है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि तिनका निकल जाने के बाद जो उसके मन की शक्ति है, जो उसका दिमाग है, जो उसका मन है, उसने इसे ये समझाया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुझे किस बात का घमंड था, क्योंकि तेरा घमंड एक छोटे से तिनके ने ही तोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों में हमें क्या समझाया गया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे ये कविता के पद समाप्त होते हैं। अब चलिए बच्चों हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करते हैं कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। यानी कि नीचे बच्चों आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इसको हमें सामान्य वाक्य में बदलकर लिखना है। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। जैसे कि एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, ये तो हमें पंक्ति कविता में दी गई थी। अगर हम इसको अपनी आम सी भाषा में, सीधी सी भाषा में लिखते तो हम क्या लिखेंगे, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, यानी कि मेरी आँख में एक तिनका चला गया, मेरी आँख में एक तिनका घुसा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। आगे है बच्चों, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। आगे हमें ये कुछ और पंक्तियाँ दी गई है, हमें इन्हें भी बदल कर लिखना है। चलिए बच्चों, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो इसको अगर हम अपनी आम सी भाषा में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। क्या लिखेंगे बच्चों, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। आगे है बच्चों, आँख में तिनका चले जाने के कारण आँख लाल होकर दुखने लगी। तो ये तो है ही कि आँख में तिनका चले जाने के कारण आँख लाल होकर दुखने लगी। अगला है बच्चों, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। यानी कि जो बेचारी ऐंठ है वो दबे पाँव भागी, यानी कि जो उसका घमंड है वो एकदम से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी तिनके से आँख से किसी कपड़े से आँख से तिनका निकाला गया। यहाँ पे तिनके से नहीं बच्चों, कपड़े से आएगा, किसी कपड़े से आँख से तिनका निकाला गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर, और हमारा प्रश्न नंबर 2 है,
एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यानी कि जो एक तिनका कविता है बच्चों, हमें इसमें किस घटना के बारे में बताया गया है और ऐसा क्या हुआ है कि जिससे हमें ये बताते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, उत्तर पढ़कर जानते हैं। एक तिनका कविता में हरिओद जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है। यानी कि जो हमारी ये एक तिनका कविता है बच्चों, इसमें हमारे कवि ने, यानी कि हमारे कवि कौन है? हरिओद जी। हरिओद जी ने उस घटना के बारे में बताया है, यानी कि उस घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। यानी कि जब कवि है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि कुछ इस प्रकार से वो सोचता है, इस प्रकार का उसमें घमंड भर जाता है। तो उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने ही चूर चूर कर दिया। यानी कि उसके इस घमंड को एक तिनके ने ही तोड़ डाला। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। और एक इस छोटे से जो तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया, जैसे कि उसकी आँख में वो तिनका जाता है, तिनके के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उस तिनके को निकालने के लिए उसने कई प्रयास भी किए, यानी कि बहुत कोशिशें की। और जब किसी भी तरीके से किसी भी कारण से वह निकल गया तो कवि को समझ आ गया, कवि को पता लग गया कि उसका अभिमान, यानी कि उसका घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। इस कविता में हमें बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? यानी कि जो इसमें हमें पाठ में जिसके बारे में बताया गया है, यानी कि उसको जब उसमें घमंड था तो उसका क्या नाम रख दिया है बच्चों? घमंडी। आँख में तिनका जाने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, उसकी क्या हालत हुई, उसके बारे में हमें बताना है। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दर्द के कारण लाल हो गई। यानी कि जब आँख में तिनका पड़ता है तो उसके कारण जो घमंडी की आँख है वो दर्द के कारण लाल हो गई है और वह बेचैन हो उठा। जैसे कि उसकी आँख में दर्द हुआ है, आँख लाल हुई, तो वो क्या हो गया? बेचैन हो गया और किसी भी तरीके से जब तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? यानी कि जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने उसकी आँख से तिनका निकालने के लिए क्या प्रयास किए? तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख पर लगाकर, यानी कि जो कपड़े को एक जगह इकट्ठा करके उसकी गद्दी सी बनाकर और उसकी आँख पर बार बार लगाकर तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। यानी कि एक तिनका जो कविता है बच्चों, उसमें जो घमंडी था उसकी जो समझ है, यानी कि उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसने चेतावनी दी कि एटता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि तू किस प्रकार का तुझे घमंड है, ऐसा किस बात का तुझ में घमंड है कि तेरा घमंड तो सिर्फ एक तिनके ने ही चूर चूर कर दिया, तिनके ने ही तोड़ दिया। तो इसी प्रकार के बच्चों जो चेतावनी है वो हमारे कबीर ने भी दी है। तिनका बहु न निदिए पाँव तले जो होए,
कबू उड़ी आखिन परे पीर घनेई होए। देखो बच्चों क्या बोला है, तिनका कभू न नींदिए पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में एक पंक्ति हमने दो पंक्तियाँ हमने ऊपर पढ़ी हैं, दो पंक्तियाँ हमने ये पढ़ी हैं कि दोनों में हमें क्या समानता बताई गई है या फिर इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए बच्चों जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी समानता पढ़ेंगे। इन दोनों काव्यांशों में हमें यह समानता दी गई है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। यानी कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि तिनके के उदाहरण देकर हमें यह बताने की कोशिश की है कि एक छोटा सा तिनका भी, ऐसे दिखने में तो सिर्फ एक वो तिनका होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन एक तिनका भी हमें परेशानी में डाल सकता है। ये दोनों में समानता थी। अब चलिए इनके दोनों में अंतर जानते हैं। जहाँ हरिओत जी ने घमंड न करने की सीख दी है और कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है। कबीर ने, जो हमारे हरिओत जी, उन्होंने तो क्या बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और कबीर जी ने क्या बताया कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कि तिनका दिखने के लिए वैसे ही भले क्यों नहीं छोटा हो, लेकिन जब वो अपनी काम करता है, हमारी आँख में जाता, तो हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल देता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और इसी के साथ हमारा वो प्रश्न समाप्त होता है। कविता से जो हमारे संबंधित है वो समाप्त होते हैं। आगे हैं बच्चों इस कल्पना और अनुमान के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंड में भरा ऐठा हुआ। कविता का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। तो इस कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तो वह कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। तो कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को दीजिए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। चलिए बच्चों, सबसे हम पहले प्रश्न जानते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है कि इस कविता, जो हमारी कविता शुरू होती है वो कहाँ से होती है कि मैं घमंड में भरा ऐठा हूँ। मैं घमंड में भरा ऐठा हुआ। देखो इसमें अगर मैं कविता पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं वो कविता अपने बारे में पढ़ रही हूँ। अगर ये कविता कोई और बच्चा पढ़ेगा तो अगर जो भी बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा कि मैं घमंड में भरा, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो इस कविता को पढ़ रहा है, यानी कि ये जो वाक्य है, ये जो कविता है वो उसी के लिए बन जाती है। अगर मैं पढ़ूँगी तो ये कविता मेरे लिए बन गई, कोई अगर बच्चों आप पढ़ोगे तो ये कविता आपके लिए बन गई। तो इसमें यह बताया गया है कि क्योंकि इसमें मैं का शब्द प्रयोग किया गया है, तो इस कविता में मैं की जगह अगर आप वह लगाए कि वह घमंड में भरा ऐठा हुआ, मैं की जगह पे क्या लगाना है, वह लगाना है, या फिर वह के स्थान पर कोई नाम लगाएं, जिसके हम राम लगा देते, राम घमंड में भरा ऐठा हुआ। तो अगर आप मैं को हटाकर, अपने आप को हटाकर वहाँ पर वह या फिर कोई नाम लिखकर आप कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। तो चलिए आप क्या करो, कविता में मैं के स्थान पर वह या फिर कोई नाम लिखकर उस कविता को बदलाव दीजिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। चलिए बच्चों, हम एक बार पढ़कर जानते हैं। वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। अब देखो बच्चों, वह, अब ये बात तो किसी पहले अगर मैं लगा कर पढ़ रहे तो वो बात हमारे लिए हो गई थी, लेकिन अब उसमें क्या लगा दिया गया, वह लगा दिया गया है। तो यह शब्द वह के लिए बन गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बन गए हैं। वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया,
तब समझ नहीं उसे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत उसके लिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। देखो बच्चों, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, यानी कि उनको समझिए। ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। ये पंक्तियाँ तो हमने पढ़ ली है। तो इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दा का प्रयोग है वो सजीव प्राणी की भांति होता है। किन की भांति होता है, किन के समान होता है? सजीव प्राणी के समान होता है, सजीव प्राणी की तरह होता है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते, यानी कि नाटक में कौन कौन होते, पात्र होते हैं ना, जैसे कि हम रामायण ही बनाते, एक राम होता है, एक लक्ष्मण होती है, सीता होती है और रावण होता है, उनका युद्ध होता है, उसमें सेना होती है, तो उसमें इंसान होते हैं, पात्र होते हैं। तो ऐसा ही बताया गया। तो अगर हम ऐठ और समझ को हम जीवित रूप में लें तो ऐठ और समझ हम किसी पात्र होता है तो उसका अभिनय कैसे होगा, चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जान लेंगे। ऐठ अकड़ कर चलती है। ऐठ कैसे चलेगी? क्योंकि ऐठ तो क्या होता है, घमंड होता है, तो घमंड वाला व्यक्ति तो हमेशा अकड़ कर चलेगा। तो ऐठ अकड़ कर चलती, घमंड में भरी होती और रूखे स्वर में बात करती। तो क्या होती, वो ऐठ कर चलती, उसमें घमंड होता और वह किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती, किसी को कुछ न समझती, यानी कि अपने अलावा किसी को कुछ भी नहीं समझती, उसे किसी बात की भी परवाह नहीं होती। तो अगर ऐठ कोई इंसान होता, कोई पात्र होता इस नाटक में, तो ये सारे काम करता। अब चलिए बच्चों हम समझ जानेंगे। जो हमारी समझ है वो शांत स्वभाव की होती, उसका जो व्यवहार है वो बहुत नर्म, विनीत और सरल होता, वह सबका आदर करती और अपनी बातों में समझदारी होती, यानी कि उसकी बातों में समझदारी होती। तो हमारी ऐठ और जो समझदारी है वो इस प्रकार के अलग तरह के अगर पात्र होते तो इस तरह का उनका काम होता। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार किया गया है। यानी कि देखो बच्चों, जो नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें तिनका जो शब्द का प्रयोग है वो 1 से अधिक बार किया गया है। तो इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। चलिए बच्चों पहले हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हवा के झोंके से तिनके उड़कर आकाश में चले जाते हैं, यानी कि जैसे कि हवा चलती है तो हवा के झोंके से आकाश में क्या होते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे हमारे तिनके उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम में जो लीन हृदय सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है। यानी कि अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी भक्ति में लीन होकर जो हमारे संसार की मोह माया है, जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे कि कुछ भी हम काम करते हैं, जैसे कोई बच्चा गलत चोरी करता है या फिर कुछ भी करता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो सोचता है कि हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो हम ये सोचते हैं ना अपने संसार के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। तो उसमें हमें यही बताया गया है कि ईश्वर के प्रेम में जो लीन हृदय होता है, यानी कि जो इंसान ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है, उसे संसारिक मोह माया का कुछ भी ध्यान नहीं होता। वो उन सब बंधनों से मुक्त होकर, आज़ाद होकर ऊपर उठ जाता है और वह आत्मा का परिचय प्राप्त कर परमात्मा से मिल जाता है। यानी कि आत्मा का अपना परिचय करवाने के लिए परमात्मा से मिल जाता है, अर्थात उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है, उसे अपने असली
अस्तित्व की पहचान हो जाती है और वह सभी प्रकार की बाधाओं से विरक्त होकर, दूर होकर ईश्वर के करीब पहुंच जाता है और ईश्वर के पास चला जाता है। जैसे तिनके को, जैसे कि हवा उड़ती है, हवा चलती है, हवा के झोंके से तिनका अपने उड़कर आकाश में चला जाता, उसे किसी की परवाह नहीं होती है। वो किसी की आँख में जाए, किसी के घर में घुसे, कहीं भी जाए, उसे भी कोई परवाह नहीं होती। ऐसे ही जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम में लीन होता है, उसे संसारिक सुख दुख का, मोह माया का कोई भी ध्यान नहीं होता और वह परमात्मा का परिचय प्राप्त करके, आत्मा का परिचय प्राप्त करके परमात्मा से मिलने जाता है। अर्थात उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है, उसे पता चल जाता है और वह सभी प्रकार के बाधाओं से दूर होकर, आज़ाद होकर ईश्वर के करीब चला जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं बच्चों भाषा की बात के प्रश्न। किसी डब से निकलना का अर्थ है, उसका मतलब है किसी ढंग से निकलना, डब से। जैसे कोई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे कि डब से ऐसे कई वाक्यांश होंगे, ऐसे कई वाक्य होंगे जिन्हें आप जिनके बारे में जानते होंगे। जैसे धर्म से, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी डब से और धम से, धर्म नहीं बेटा धम आएगा, डब से धम से बोलने में तो ये सेम से दिख रहे हैं, लेकिन इनके वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। इनके अगर हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, उनमें क्या है, इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। धम से, छम से आदि का आदि जो ये वाक्य हैं, ये जो शब्द हैं, इनका प्रयोग सूचित करने के लिए किया जाता है कि नीचे कुछ ध्वनियाँ द्वारा प्रयोग की, हमें नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित वाक्य चुनकर वाक्यों के खाली स्थान पर, जैसे कि हमें खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें इन वाक्यांशों को भरना है। अब देखो, मेंढक पानी में डैश कूद गया, तो मेंढक पानी में छप से कूद गया। जैसे कि मेंढक पानी में अगर कोई भी चीज़ पड़ जाए तो पानी की आवाज़ आती है ना, छप आती है ना, ऐसी एकदम से आवाज़, तो मेंढक पानी में छप से कूद गया। वैसे तो आप देखो छप टप, ये आवाज़ तो बोलने में तो ये हमारे इनकी जो ध्वनि है वो सेम आ रही है, एक जैसी लग रही है, लेकिन जो हमारे ये शब्द हैं, इनका प्रयोग बच्चों हम अलग अलग जगह पर किया जाता है। अब आगे देखो, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई, यानी कि नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। जैसे कि हमारा जो नल से पानी गिरेगा वो एकदम किस चीज़ की आवाज़ है, टप की आवाज़ आती है ना, तो टप से चू गई। आगे है बच्चों, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा डैश गुजरी, मैं ठंड में डैश काँप गया। ठंडी हवा सन से गुजरी और मैं ठंड में थर से काँप गया। ये थे बच्चों हमारे कुछ शब्द जिनका प्रयोग हमने किया है, और इसी के साथ हमारे भाषा के प्रश्न समाप्त होते हैं और हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में बच्चों हम अगले पाठ को पढ़ेंगे और हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी बच्चों को ये वीडियो, ये हमारी जो कहानी है, ये हमारी कविता है, अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हम उसे अगली वीडियो में पूरा कर सकें, अगली वीडियो में उसको पढ़ सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।